गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आपको दृष्टि रांची के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से हम लोग फतह सीरीज लेकर के आए हैं। जब पीएससी का संभावित एग्जामिनेशन आपका जो है 17 मार्च को निर्धारित है, तो उसी को लेकर के जेपीएससी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस और इधर आपका जेएसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें आने वाले संभावित प्रश्नों का एक हम लोग जो है सीरीज लेकर के आए हैं। और डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस से आपको एक बेस मिलेगा और बहुत कम समय में सारे चीज़ों का रिकॉल और रिवीजन भी हो जाएगा। तो उसी सीरीज को शुरू करते हुए आज हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाँ, आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए कि झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज हो गई थी। जब जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया ईडी की कार्रवाई के बाद, तो उसके बाद फिर अभी वर्तमान में श्री चंपई सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और चंपई सोरेन जो है वो आपके सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वो अभी आपके जो मुख्यमंत्री भी हैं। तो झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो किस निर्वाचन क्षेत्र से एमएलए हैं, विधानसभा के सदस्य हैं? तो सरायकेला इसका आंसर हो जाएगा। ये जो खिजरी देख रहे हैं ये रांची जिला के अंतर्गत ही आता है और खिजरी के आपका जो है राजेश कच्छप यहाँ के एमएलए हैं। नाला के एमएलए जो देख रहे हैं आप सेकेंड ऑप्शन में, वो नाला के एमएलए हैं, वो अभी वर्तमान में वो विधानसभा के स्पीकर भी हैं, रविंद्रनाथ महतो। तो नाला के विधायक रविंद्रनाथ महतो हैं। और ये जो हमारा रांची है, ये रांची के तो सबको पता है, रांची के जो एमएलए हैं, विधानसभा सदस्य हैं, वो सीपी सिंह, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? ये काफी इजी प्रश्न है आपका। और देखिए मैप में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका, ये झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24 है आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 24। फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। झारखंड गठन जिस समय हुआ था बिहार से, उसमें 18 जिले थे। झारखंड गठन के बाद 6 नए जिलों का गठन हुआ, तो कुल मिलाकर अभी जिलों की संख्या 24 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए ये जो पाकुड़ जिला है, वो अगर ऑप्शंस को, सारे ऑप्शंस को देखें तो ये पाकुड़ जिला हम लोगों का पत्थर और बीड़ी के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर जो है बीड़ी बनाया जाता है। जो देखते हैं आप, जो बीड़ी पत्ता होता है आपका, है ना, उसको वहां पर सुखा करके और उसी में तंबाकू को फिर अंदर में भर करके पिरो करके आपका जो है उसी से बीड़ी तैयार होता है। और उसके लिए पाकुड़ जिला काफी प्रसिद्ध भी है। और पाकुड़ जिला के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला भी है आपका। लगभग वही 48 पॉइंट समथिंग यहाँ का साक्षरता जो है सो प्रतिशत है। तो लिटरेसी रेट झारखंड में सबसे कम पाकुड़ जिला का ही है। और मैप में जो है सो पाकुड़ जिला को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है, देखिए साहेबगंज से नीचे यहाँ पे ये पाकुड़ जिला है और पाकुड़ के बगल में यहाँ पर आपका गोड्डा है, पाकुड़ के नीचे में ही दुमका है। मतलब ये संथाल परगना के अंतर्गत आने वाला जिला है जो बीड़ी निर्माण और पत्थर के कारोबार के लिए काफी फेमस है। इसके जस्ट ऊपर का जिला जो साहेबगंज आप देख रहे हैं, एकमात्र जिला है जो जहां से गंगा नदी गुजरती है। और साहेबगंज जिला तो ऐसे ही माइंस के लिए फेमस है। तो पाकुड़ जिला बीड़ी और पत्थर के लिए फेमस हो जाएगा और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है नंबर 4, मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? अब ये काफी मतलब कॉमन क्वेश्चन है। मैथन इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है, ये सबको पता है कि ये आपका झारखंड में धनबाद जिले में है। तो इसका आंसर आपका जो है धनबाद हो जाएगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैथन विद्युत परियोजना है, तो ये मैथन डैम को 1957 में आपका जो है बनाया गया। और दामोदर घाटी परियोजना का ही एक हिस्सा है मैथन आपका। ये धनबाद में ये जो मैथन है प्रोजेक्ट है, ये आपका बराकर नदी पर है। दामोदर की ही सहायक नदी है बराकर।
और 1957 में इस मैथन डैम को बनाया गया। और ये मैथन डैम का निर्माण दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ही हुआ। और दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम की भी स्थापना हुई थी। और ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई, डीवीसी। तो डीवीसी की स्थापना हुई 7 जुलाई 1948। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट होगा, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। रही बात यहाँ पर आपका जो है बोकारो, रांची और देवघर की, तो आपका अगर हम रांची की बात करें तो रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर कई वाटरफॉल्स हैं आपका, जिसमें स्वर्णरेखा नदी पर ही हुंड्रू वाटरफॉल्स है, जो झारखंड का कह सकते हैं कि सेकंड जो है सबसे मतलब ऊंचा वाटरफॉल्स है रांची आपका। देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। देवघर में ही देखिए बाबा भोलेनाथ का मंदिर भी है, जहाँ से देश विदेश से श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और उस देवघर में जो बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, उसका निर्माण पूछता है किसने करवाया था, पूरनमल नामक राजा के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है, पारसनाथ पहाड़ी की लगभग ऊंचाई फुट में कितनी है। देखिए बहुत ही थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई आपका पूछा है फुट में। यहाँ पर देख रहे हैं इसका ऊंचाई फुट में पूछा है। अगर इसका ऊंचाई पूछता मीटर में, तो मीटर में पूछता तो सबको पता है कि इसका ऊंचाई है 1365 मीटर। और 1 मीटर में आपका जो है 3.28 फीट होता है। तो अगर हम 1365 को ऐसे भी 3.28 से मल्टीप्लाई कर दें, तो लगभग आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है 4478 मतलब 4478 फुट इसका ऊंचाई आएगा। तो मीटर में पूछेगा तो मीटर में हाइट कितना हो जाएगा, तो मीटर में इसका हाइट हो जाएगा 1365 मीटर। और उसी को फुट में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका हाइट हो जाएगा कितना, तो 4478 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये। और पारसनाथ पहाड़ी जो है मतलब गिरिडीह जिले में पड़ता है, और राजमहल पहाड़ी का हिस्सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी भी पारसनाथ है। जैन धर्म के ही एक तीर्थंकर थे आपका पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पारसनाथ पड़ा है। लगभग पारसनाथ के बारे में बोला जाता है कि ये 20 तीर्थंकरों की तपस्या भूमि रही है। और जैन धर्म के लगभग 20 तीर्थंकरों का ये एक तरह से समाधि स्थल भी रहा है। और पारसनाथ को सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है आपका। तो सम्मेद शिखर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी एग्जाम में, सम्मेद शिखर किसको कहा जाता है, तो पारसनाथ चोटी को ही सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिडीह जिले का गठन कब हुआ। तो गिरिडीह जिले का गठन आपका जो है हुआ 1972 में। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा हमारा। जिले के जो गठन है अलग अलग जिले के, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहां से आपके जो है कई बार सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा इसको अलर्ट मोड में रह करके झारखंड के जितने जिले हैं उसका फॉर्मेशन डेट, गठन की तारीख को थोड़ा सा एक बार हम रिमाइंड कर लेना है, ताकि यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न आए तो छूटे नहीं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 है, झारखंड के जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात हो यहाँ पर, तो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें, देवघर, सरायकेला, सिमडेगा और गुमला, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम लोग काम करें तो इसका आंसर आपका जो है गुमला हो जाएगा। नंबर इसका आंसर 4 हो जाएगा आपका। इसका आंसर नंबर 4 गुमला हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नहीं तो आपको पता ही है कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति की मतलब जो एसटी पॉपुलेशन की बात किया है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपका जो है वो रांची में है। लेकिन ऑप्शन में हमारा रांची है नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो गुमला में होगा, क्योंकि एसटी पॉपुलेशन की जहां तक बात है तो रांची में आपका जो है 12.05% एसटी पॉपुलेशन है आपका। और गुमला की बात की जाए तो गुमला में आपका जो है 8.18% एसटी पॉपुलेशन है। तो अकॉर्डिंग गुमला थर्ड नंबर पे आता है, क्योंकि सेकंड नंबर पर आपका पश्चिमी सिंहभूम है। और पश्चिमी सिंहभूम जो है वेस्ट सिंहभूम, यहाँ पर आपका एसटी पॉपुलेशन का परसेंटेज है 11.70%। तो गुमला ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो एसटी पॉपुलेशन के मामले में थर्ड पोजीशन पर है परसेंटेज के मामले में, लेकिन जो ऑप्शन दिया हो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर गुमला ही होगा।
ऐसे अगर गुमला नहीं होता तो सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन आपका रांची हो जाता आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लोहरदगा जिले का निर्माण के विभाजन से हुआ था? तो नंबर 8 की अगर बात करें तो लोहरदगा जिले का जो निर्माण है वो हम लोगों का वो कहां से हुआ? तो ये रांची जिले से हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। और लोहरदगा जिले का निर्माण आपका जो है वो रांची से किया गया था 1983 में। गुमला लोहरदगा का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो सेम ही है। बोकारो का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ये बोकारो का, ये बोकारो का है 1991। और ये जो हजारीबाग है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1834। ये जो गुमला है इसका 1983 ही होगा। और रांची जो है वो 1899। तो ये सारा जिला का थोड़ा सा एक बार हम लोग को रिकॉल कर लेना है, ये कि किस जिला का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुआ, ताकि वहां से क्वेश्चन पूछे तो छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दामोदर घाटी निगम, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कब एग्जिस्टेंस में आया, मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब ईयर पूछा है आपसे। अभी पीछे भी मैंने चर्चा किया था कि इसका आपका जो है अस्तित्व में आया है 7 जुलाई 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड आपका। और दामोदर घाटी निगम जो है हमारे देश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, मतलब फर्स्ट मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट है पूरे कंट्री का ये। और अमेरिका का ही एक प्रोजेक्ट था टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, उसी को आधार बना करके दामोदर घाटी निगम को भारत में प्रारंभ किया गया था। तो इसलिए इसको जो है फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम की स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई। और इस दामोदर घाटी निगम का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? तो हेडक्वार्टर वर्तमान में कोलकाता में, लेकिन उस समय वो कलकत्ता था आपका, तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत के रहने वाले थे, मतलब बुद्धू भगत जो कोल विद्रोह के नेता थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो कोल विद्रोह के नेता आपका बुद्धू भगत जो थे वो सिल्ली के रहने वाले थे। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था कोल विद्रोह में। तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर इसका हो जाएगा ये सिल्ली। और कोल विद्रोह के बारे में मैं आपको बता दूं, कभी कभी 1831 से 1832 के बीच ये कोल विद्रोह भारत में, ये झारखंड के क्षेत्र में फैला था। 1831 से 1832 के बीच इसका जो है टेन्योर था कोल विद्रोह का। और कोल विद्रोह के बारे में क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है कि झारखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह से अछूता रहा, मतलब कोल विद्रोह जहां पर फैला नहीं। तो हजारीबाग का क्षेत्र जो था कोल विद्रोह से अछूता रहा था, क्योंकि इस विद्रोह जैसे ही ये विद्रोह आपका जो है तेजी से फैला कोल्हान के क्षेत्र में या संथाल परगना के क्षेत्र में, उसके बाद हजारीबाग में भारी संख्या में ब्रिटिश के द्वारा पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इसलिए आपका जो है कोल विद्रोह हजारीबाग में अपना पांव नहीं पसार पाया। तो हजारीबाग एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह से अछूता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। छऊ नृत्य झारखंड के कौन से जिले से संबंधित है? अब देखिए छऊ नृत्य जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देखिए ये स्क्रीन पर आप इमेज भी देख सकते हैं छऊ नृत्य का। इसमें पात्रों के द्वारा मतलब पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। और पात्रों के द्वारा मुखौटा पहन करके, जो मुखौटा भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना, मुखौटा आपको दिख रहा होगा। तो पात्रों के द्वारा मुखौटा पहन करके पौराणिक कथाओं का मंचन एक तरह से होता है। छऊ नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि तेज अंग संचालन के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। और बिना कोई संवाद के ही, बिना कोई डायलॉग के ही, और जो है वो विषय वस्तु को समझा दिया जाता है कि किस विषय पर ये नृत्य हो रहा है। बहुत बड़ी बात होती है। और छऊ नृत्य के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जहां और नृत्य में डांसर की ये ट्रेनर प्रशिक्षक की उपस्थिति को अनिवार्य नहीं माना जाता कि कोई परफॉर्मर अगर कहीं परफॉर्म कर रहा है तो वहां पर उसका ट्रेनर रहे जरूरी नहीं है। लेकिन छऊ नृत्य जब भी होता है तो छऊ नृत्य के जो प्रशिक्षक होते हैं वो नृत्य के समय वो मंच पर मौजूद होते हैं आपका। ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है आपका। और झारखंड का कह सकते हैं सबसे फेमस नृत्य है। इसका जो है जन्म ही बोला जाता है छऊ नृत्य का कि सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में हुआ। यहीं से नृत्य फिर बंगाल के पुरुलिया तक पहुंचा, उड़ीसा के मयूरभंज तक पहुंचा। तो और वही आपका जो है सरायकेला के ही खरसावां के एक राजकुमार थे सुधेंदु नारायण सिंह, सबसे पहली बार यूरोप में या विदेश में प्रदर्शन भी छऊ नृत्य के द्वारा उन्हीं के द्वारा करवाया गया। और आज भी जो है सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में
मतलब देश विदेश से लोग छऊ नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो झारखंड के बिहाफ में देखा जाए तो छऊ नृत्य बहुत ही आपका जो है इम्पोर्टेंट नृत्य है आपका, ठीक है। और इसका पूछा है किस जिले से संबंधित है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के पर्व के समान है। तो कर्मा पूजा जो है ये मतलब कह सकते हैं कि भादो का जो महीना होता है उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। और भादो महीना में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो कर्मा पूजा में मुख्य रूप से जो कर्मैतिन होती है वो अपने भाई के सुख समृद्धि के लिए ही पूजा करती है। और इसमें कर्मा एवं धर्मा नामक भाइयों की कथा भी सुनाई जाती है आपका। तो ये बहन और भाई के रिश्ते से संबंधित एक प्रकृति पर्व है जो झारखंड में आपका जो है जनजाति और सदानों दोनों में धूमधाम से मनाया जाता है। तो वैसा देखा जाए तो जो हिंदुओं के में मनाया जाने वाला रक्षाबंधन त्योहार है उसमें भी बहनें जो है भाइयों के हाथ पे मतलब जो रक्षा सूत्र बांध करके उनके सुरक्षा की कामना करती है। तो वैसा ही कामना कर्मा पूजा में भी होता है बहनों के द्वारा भाइयों की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका जो है सेकंड हो जाएगा, ये रक्षाबंधन के समान ही मनाया जाने वाला पर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित जिले में स्थित है। तो ये जो बेतला नेशनल पार्क देख रहे हैं वो झारखंड का मतलब इकलौता नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। और पहले ये तो पलामू जिला में हुआ करता था, लेकिन पलामू जिला से जब आपका लातेहार का विभाजन हुआ तो अब ये जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में पड़ता है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्या, फोर आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है लातेहार इसका आंसर हो जाएगा, लातेहार। अब देखिए यहाँ जो ये बेतला जो टर्म देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बेतला। तो ये बेतला शब्द भी कैसे आया है, तो देखिए ये कुछ एनिमल्स के ही नेम है। बी का मतलब बाइसन है, ए का मतलब आपका एलिफेंट है, ये जो टी है टी का मतलब आपका टाइगर है यहाँ पे। एल जो है एल का मतलब लियोपॉर्ड है। और ये ए जो है ये हिरन की एक प्रजाति होती है, एक्सिस एक्सिस, चीतल जिसको बोलते हैं एक तरह से। तो हिरन की एक प्रजाति होती है एक्सिस एक्सिस, वो चीतल बोलते हैं, हिरन जैसा ही दिखता है। तो ये 5 जानवरों का ही इनिशियल नेम का इनिशियल लेटर को उठा करके बेतला को फ्रेम किया गया है। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसको भी ध्यान में रखना है। और सबसे पहले जो लातेहार जिले में स्थित बेतला नेशनल पार्क है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले आपका जो है शेर गन्ना या बाघ गन्ना भी यहीं पर की गई थी। और ये गन्ना आपका की गई थी 1932 में। और फिर देखिएगा इसी को आधार बना करके फिर आपका जो है टाइगर प्रोजेक्ट भी आपका जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका जो बाघों को प्रजनन को बढ़ावा दिया जा सके और उनको सुरक्षित रखा जा सके। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है यहाँ, संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चांदन के द्वारा लिखा गया है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। संथाली साहित्य का पहला जो नाटक है उसका नाम है विदु चांदन। और ये जो विदु चांदन जो लिखा गया है ये फेमस पर्सन और फेमस मतलब जो है संथाली साहित्य के जानकार भी कह सकते हैं, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। आप सबको पता ही होगा कि संथाली भाषा की लिपि का नाम आपका जो है ओल चिकी है। और ये ओल चिकी के आविष्कारक भी कौन है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ही हैं। और इन्हीं पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ही संथाली साहित्य का पहला जो नाटक है विदु चांदन भी लिखा गया है। अब जहां लिपि की बात आई तो ओल चिकी लिपि आपका किस भाषा की हो गई, तो ये संथाली भाषा की लिपि हो गई। अब देखिए कि एक जो हो भाषा है और हो भाषा की लिपि का नाम है वारांग चिती, वारांग चिती ये हो भाषा की लिपि है। और डॉक्टर लाको बोदरा जो है इसके डेवलपर माने जाते हैं, डॉक्टर लाको बोदरा। और फिर देखिए एक जो है मतलब जो है कह सकते हैं कि मुंडा जनजाति की जो भाषा है उसका नाम मुंडारी है ना। और फिर जो है उरांव जनजाति की भाषा है उसका नाम कुड़ुक है। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए छोड़ रहे हैं, एक लिपि है आपका तोलोंग सिकी,
तोलोंग सिकी। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तोलोंग सिकी लिपि के आविष्कारक कौन है, डेवलपर कौन है, और तोलोंग सिकी लिपि जो है वो किस भाषा की लिपि है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक तरह से आपको जो है होमवर्क छोड़ा जा रहा है। इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि तोलोंग सिकी लिपि किस भाषा की लिपि है और इसके डेवलपर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 15 में। घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखिए घाघरी जो जलप्रपात है ये आपका झारखंड में एक जगह है जिसको हम लोग पहाड़ों की मल्लिका भी बोलते हैं। और पहाड़ों की मल्लिका किसको बोला जाता है? नेतरहाट को। पॉइंट ऑफ सनराइज और पॉइंट ऑफ सनसेट, सूर्यास्त और सूर्योदय का जगह भी किसको कहा जाता है? नेतरहाट को। मंगोलिया पॉइंट भी कहाँ है? नेतरहाट में है। और झारखंड का सबसे कह सकते हैं झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी कौन है? नेतरहाट है। और सबसे ठंडा जगह भी कौन है? नेतरहाट है। तो नेतर से हाट से इतने सारे क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं। तो घाघरी जलप्रपात आपका जो है नेतरहाट में ही है। और नेतरहाट जो देखिए इसका नाम पड़ने के पीछे भी वजह है, ये बना है आपका नेतुर प्लस हाट से। हाट का मतलब सबको पता है कि बाजार होता है, और नेतुर जो शब्द है इसका मतलब आपका होता है बांस। तो नेतरहाट ऐसे भी आप भ्रमण के लिए जाएंगे तो देखेंगे वहां पर जो है जंगलों में बांस जो है बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। तो नेतुर का मतलब बांस और हाट का मतलब बाजार। बांस की अधिकता के कारण वहां पर आपका जो है इस जगह का नाम नेतरहाट पड़ा है। और घाघरी जलप्रपात आपका नेतरहाट में ही है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं आपका ये आपका घाघरी जलप्रपात का ही एक मनोरम दृश्य है। और जैसे होता क्या है दृश्य देखने के बाद आपको आसानी से उस चीजों को विजुअलाइज करने में मदद मिलती है। तो ये घाघरी जलप्रपात है और ये नेतरहाट में ही पड़ता है आपका। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगा प्रजाति को पवित्र जानवर मानते हैं। देखिए ये जो जनजाति हैं झारखंड में वर्तमान में जो जनजातियों के 33 जनजातियों की जो संख्या जिसमें 8 आदिम जनजातियां हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सर, काफी कंफ्यूजिंग भी हैं। और इनसे इन पर बेस्ट लगातार पेपर में क्वेश्चन आते रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे इनका मतलब कह सकते हैं किस जानवर को पवित्र मानते हैं, या फिर कौन सी जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन है, कौन सी जनजाति का खान पान क्या है, कौन सा जनजाति का विशेष पोशाक का नाम क्या है, कौन सी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, और कौन सी जनजाति की भाषा या फिर कौन सी जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से आपका जो किससे संबंध रखती है। तो ये जनजाति जो सेगमेंट है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन जेपीएससी का फेवरेट एरिया है। तो इसको एक बार आप लोग तैयार कर लीजिए। तो बैगा प्रजाति या जनजाति बाघ को जो है वो पवित्र जानवर मानती है। तो आंसर इसका हो जाएगा बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए झारखंड के ट्राइब्स और जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं आदिम जनजाति है उसी से उठाया गया क्वेश्चन है। इदिमी जनजाति के विवाह का तरीका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो इदिमी है ये झारखंड में असुर जनजाति में ही एक विवाह का तरीका है, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं नहीं आपका कोई लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। आपका लिव इन रिलेशन में जो रह रहे हैं वही इदिमी में होता था, असुर जनजाति में होता है कि पहले से ही जो जोड़े होते हैं वो साथ साथ रहने लगते हैं और रहने लगते हैं, और बाद में जब बच्चे हो जाते हैं उनके तो कभी न कभी जीवन में उनको आपस में विवाह जरूर करना पड़ता है, मतलब विवाह के रस्म से गुजरना पड़ता है। लेकिन विवाह से पूर्व भी वो जोड़े एक साथ आपका रह सकते हैं, और एक साथ जो रहते हैं विवाह से पूर्व उसी को आपका जो है इदीमी के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड का जो सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है असुर मतलब आदिम जनजाति है, उसी में ये विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। तो आंसर इसका असुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 18 नंबर में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक नगर निगम नहीं है, मतलब कौन जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं आपसे पूछा है। तो देखिए देवघर तो नगर निगम है ही, थर्ड ऑप्शन। हजारीबाग भी नगर निगम है। चास बोकारो में पड़ता है, ये भी चास नगर निगम है। लेकिन जमशेदपुर कोई नगर निगम नहीं है आपका। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। मतलब आदित्यपुर या मानगो जो जमशेदपुर में जो नगर निगम है उसको मानगो नगर निगम के नाम से जाना जाता है। तो जमशेदपुर के नाम से कोई आपका नगर निगम नहीं है। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा प्रश्न है। नगर उटारी में स्थित बाबा बंशीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन कितना है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो बाबा बंशीधर जो नगर उटारी में कृष्ण की मूर्ति है, ये बोला जाता है कि इस मूर्ति का वजन आपका 32 मन है, 32 मन। और इसको अगर किलोग्राम में देखेंगे तो 1280 किलोग्राम की यह मूर्ति है। काफी भव्य मूर्ति है आपका राधा कृष्ण की वहां पर। तो ये मूर्ति का वजन 32 मन है और ग्राम में 1280 किलोग्राम है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बांसुरी का एक अन्य प्रकार है। देखिए बांसुरी जो है झारखंड का मतलब कह सकते हैं कि एक लोकप्रिय जो है वाद्य यंत्र है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसको शिशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। शिशिर वाद्य यंत्र का मतलब जिसमें हम लोग हवा का फूंक मार के बजाते हैं, उसी को शिशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। मतलब वाद्य यंत्रों को भी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जैसे तंतु वाद्य यंत्र हो गया, जिसमें स्ट्रिंग तार लगा रहता है, वो तंतु वाद्य यंत्र हो गया। फिर आपका जो है ताल वाद्य यंत्र हो गया, जिसको हम लोग ठोक करके या पीट करके बजाते हैं। और एक सुशीर वाद्य यंत्र हो गया, जिसको फूंक मार के बजाया जाता है। तो मुरली एक सुशीर वाद्य यंत्र है आपका, विंड इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश में बोलेंगे इसको। और इसका एक अन्य प्रकार क्या है, तो मुरली, मुरली भी हम लोग फूंक मार के ही बजाते हैं। तो बांसुरी और मुरली एक जैसे ही आपका वाद्य यंत्र है। शहनाई भी देखिएगा तो फूंक मार के ही बजाया जाता है। तो ये भी आपका जो है सो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, सुशील वाद्य यंत्र का। लेकिन बांसुरी के जैसा मुरली ही होता है, क्योंकि मुरली और बांसुरी एक ही जैसा, बांसुरी और मुरली एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्मी नृत्य में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्मी नृत्य देखिए, ये देखिए सोहराई जो संगीत है, ये सोहराई जो पर्व मनाया जाता है, सोहराई में उसमें नृत्य जो होता है, उसमें जो संगीत होता है वो सोहराई संगीत है आपका। और कर्मा पूजा में जो संगीत मतलब कर्मा नृत्य भी है। कर्मा आपका जो है के समय जो संगीत होता है, उस संगीत का नाम लहुसा है आपका। लहुसा जो संगीत है वो कर्मा पूजा के समय मनाया जाता है। और बाहा तो सरहुल उर्हुल से संबंधित आपका ये है। तो ये भी आंसर होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा लांगड़े। तो दोस्मी नृत्य में लांगड़े संगीत का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सोहराय नृत्य में महिलाएं गाती है। देखिए सोहराय नृत्य में महिलाएं कौन सा गीत गाती है? अभी तो लांगड़े तो दोस्मी नृत्य से हो गया, और सकरात तो ये मकर संक्रांति से संबंधित हो गया। तो सोहराय नृत्य में महिलाएं चुमावड़ी गीत गाती हैं। चुमवाड़ी या चुमावड़ी गीत गाती हैं। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो सोहराय नृत्य में महिलाओं के द्वारा चुमवाड़ी या चुमावड़ी गीत गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो जनजातीय आंदोलन जो हुए हैं, आप लोग जब स्टडी कर रहे थे आपको पता ही होगा कि अंग्रेजों के द्वारा या बाहरी साहूकारों जमींदारों के द्वारा या दिकुओं के द्वारा, दिकु का मतलब जो बाहरी लोग, उन्होंने यहाँ जनजातियों का हर तरह से शोषण किया। मतलब जो है मानसिक शोषण भी हुआ, आर्थिक शोषण भी हुआ, इवन कि उनका जो है सो महिलाओं का शारीरिक शोषण भी हुआ। तो इसका आंसर तो शोषण ही होगा। और ऑप्शन दिख रहा है कि इसका आंसर जो है वो हम लोगों का हो जाएगा दमन किए गए लोगों का शोषण। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 1913 में, 1913 में गिरिडीह में खंभे पर अवर स्वाधीन भारत, अवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो उस समय ये गिरिडीह के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और उनका नाम था निर्मल चंद्र बनर्जी। और ये निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा ही गिरिडीह में जितने भी पोल्स थे, जितने भी खंभे थे, उसमें आवर स्वाधीन भारत नामक आपका जो है पर्चा चिपकाया गया था। जिसमें अपने आप को मतलब जो है स्वतंत्र करने के लिए और अपना जो है स्वाधीनता हासिल करने के उद्देश्य से ये पर्चे जगह जगह पर निर्मल चंद्र बनर्जी नामक क्रांतिकारी द्वारा चिपकाए गए थे। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए 25 में आते हैं। 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर किले में कैद कर दिया था? तो जहांगीर की जहां तक बात आए और कैद करने की बात आए, तो यहां पर आंसर हो जाएगा जहांगीर के समकालीन, आंसर हो जाएगा ये दुर्जन साल।
दुर्जन साल को जहांगीर ने बंद कर दिया था और 12 साल तक ग्वालियर किले में रखा था। ड्यूरेशन था 1615 से 1627। 1615 से 1627 तक दुर्जन साल को ग्वालियर किले में बंद रखा गया, क्योंकि इसने मुगलों को कर देने से मना कर दिया था। तो फिर आपका जो जहांगीर फिर अपने सेनापति को भेज करके दुर्जन साल को गिरफ्तार करके जो है मुगल दरबार में पेश करवाया था, और मुगल दरबार में आपका आगरा में पेश होने के बाद फिर उसको ग्वालियर किले, मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले में इसको बंद कर दिया गया। और ये जो दुर्जन साल था ये हीरो का बहुत बड़ा पारखी था, हीरो का बहुत बड़ा पारखी था। क्योंकि देखिए झारखंड में जो शंख नदी का क्षेत्र है, तो चाणक्य ने भी आपका जो है इंद्रवानक नदी का उल्लेख किया है। और चाणक्य ने जो अपने किताब अर्थशास्त्र में इंद्रवानक नदी का उल्लेख किया, उसमें शंख और ईब नदियों के इलाका को उन्होंने बोला कि वहां से हीरे प्राप्त होते थे। तो नागवंशी शासक दुर्जन साल हीरो का बहुत बड़ा पारखी था। तो कर नहीं देने के कारण आपका जो है क्रोधित होकर के जहांगीर ने इसको बंद करवा दिया। ये 12 साल तक 1615-1617 तक ग्वालियर किले में बंद रहा। बाद में ऐसा बोला जाता है कि मुगल दरबार में एक बैगनी रंग के हीरे के पहचान को लेकर विवाद छिड़ गया था कि कौन हीरा नकली है, कौन हीरा असली है। तो फिर जहांगीर ग्वालियर किले से दुर्जन साल को मंगवाया और इसने सही हीरे की पहचान कर दी थी आपका कि उसमें रियल डायमंड कौन है। और इससे जहांगीर काफी प्रसन्न हुआ और इसके बाद जहांगीर ने दुर्जन साल को कैद मुक्त कर दिया और इसको शाह की भी उपाधि दी आपका। तब से देखिए आपका जो है नागवंशी शासकों के नाम के अंत में शाह लगता है। तो ये शाह की उपाधि आपका जो इतिहासकारों के अनुसार जहांगीर ने ही दी थी दुर्जन साल को। और दुर्जन साल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिर आ करके आपका जो है ये दोईसा में अपना जो है राजधानी बनाया और वहीं पर नवरत्नगढ़ का राजप्रसाद आपका नवरत्नगढ़ का किला भी बनवाया। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नवरत्नगढ़ का किला का निर्माण किसने कराया था, दुर्जन साल ने कहा है आपका। तो ये आपका दोईसा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 26 में 1820 1821 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हो विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा हो विद्रोह। ये जो कोल विद्रोह था, कोल विद्रोह मैंने बोला कि 1831 से 1832 के बीच आपका पीक पर था। और हजारीबाग का ही एक ऐसा एरिया था जो कोल विद्रोह से अछूता था। बाकी आपका जो संथाल परगना हो गया, कोल्हान हो गया, इस विद्रोह में ये विद्रोह से पूरी तरह से वो क्षेत्र प्रभावित था। कोल विद्रोह में हो जनजाति जो थी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी आपका, ठीक है। और अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों ने इस विद्रोह को फिर आपका जो है दबाया था। तमाड़ विद्रोह जो था वो झारखंड में चलने वाला सबसे लंबा विद्रोह इसको कहा जाता है। कुल 6 चरणों में चला था आपका। तमाड़ विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि 1782 से 1821 तक, 1782 से 1821 तक ये विद्रोह तमाड़ विद्रोह चला। और इसको भी अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों ने इसके अलग अलग चरण को दबाया। कुल 6 चरणों में ये विद्रोह चला था। बाद में आपका जो है कहा जाता है तमाड़ विद्रोह के सबसे प्रभावशाली नेता जो थे वो भोला सिंह थे। उनकी गिरफ्तारी जब हो गई तो इसके बाद ये विद्रोह धीरे धीरे फिर ठंडा पड़ गया था। और मुंडा विद्रोह को मुंडा उलगुलान या बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से भी आपका जाना जाता है। इस विद्रोह का मतलब जो है सो प्रभाव क्षेत्र रांची और खूंटी था, ठीक है। और ये विद्रोह का जो ड्यूरेशन है 1895 से 1900 तक था। और बिरसा मुंडा इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। और कैप्टन फॉरबेस और स्ट्रीटफील्ड ने मुंडा विद्रोह को दमन किया था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत अंग्रेजों का विरोध करता रहा। तो देखिए ये जो रामगढ़ राज्य है, ये रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है वो बागदेव सिंह के द्वारा की गई थी। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताता चल रहा हूं। बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में की गई थी। और इस पर राजकुल के कुल जो है सो 3 शाखाओं ने शासन किया था। तो इसमें जो मुकुंद सिंह थे, ये मुकुंद सिंह शुरू से ही अंग्रेजों के शोषण और दमन के खिलाफ थे और इन्हीं का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। बाद में फिर आपका जो है मुकुंद सिंह पर अंग्रेजों ने हमला करके चारों तरफ से हमला कर दिया
और मुकुंद सिंह को रामगढ़ छोड़ के भागना पड़ा। बाद में इनके संबंधित 23 सिंह को मुकुंद ये रामगढ़ का राजा बना दिया गया था। तो ये मुकुंद सिंह जो थे वो शुरू से अंत तक आपका जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते रहे थे आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में पहला वृत्त चित्र कब बनाया गया था। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है और ये जो इसका आंसर हम लोगों का सेकंड हो जाएगा 1964 आपका। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। नमक कानून वही साल्ट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा, जिसको हम लोग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। तो गांधी जी का प्रभाव तो झारखंड पर था ही। तो जो भी गांधी जी के द्वारा आंदोलन आपका जो है चलाए जाते थे देश स्तर पर, उससे कहीं ना कहीं झारखंड में भी उनके जो मतलब एक तरह से उनके जो डिसाइपल्स थे, अनुयायी थे, वो भी यहाँ पर भी आंदोलन को चला देते थे। और महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ली थी नमक सत्याग्रह में। तो संथाल परगना का जो क्षेत्र था, यहाँ पर एक जो है बहुत ही फेमस एक महिला थी यहाँ, सैल बाला राय। तो सैल बाला राय के नेतृत्व में ही यहाँ की मतलब संथाल परगना में महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में। किसने घोषणा की अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू। ये मुंडारी भाषा का यहाँ अबाव की जगह अबुआ यहाँ होना चाहिए, है ना। अबुआ, अबुआ का मतलब होता है अपना। तो अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। ये आपका जो है बिरसा मुंडा का स्टेटमेंट था कि हम किसी के पराधीन नहीं है, गुलाम नहीं है, अब हमारा अपना राज आ गया है। हालांकि बिरसा उल गुलाम या बिरसा मुंडा का जो मुंडा विद्रोह था, उस दौरान कई नारे आपका जो है अस्तित्व में आए थे। उसमें से एक नारा ये भी था, इसी विद्रोह के दौरान आपका जो एक नारा आया था, कटोंग बाबा कटोंग, रारी कटोंग कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग। मतलब काटो बाबा काटो, अधिकारियों को काटो, जो है अंग्रेजों को काटो और काट करके धरती को एकदम लाल झंडा की तरह लाल कर दो। तो कटोंग बाबा कटोंग भी आपका जो है बिरसा मुंडा के द्वारा, मुंडा आंदोलन के दौरान ही नारा चला था। और ये अबुआ राजेटे जाना महाराजा टुंडू नारा भी बिरसा मुंडा के द्वारा ही दिया गया था। रही बात जतरा भगत की, तो जतरा भगत के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि जतरा भगत के द्वारा ही आपका जो है ये गुमला के चिंगरी टमाटोली के रहने वाले थे। इनके द्वारा टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ये टाना भगत आंदोलन आपका जो है झारखंड में 21 अप्रैल 1914, 21 अप्रैल 1914 को प्रारंभ हुआ था। तो ये टाना भगत आंदोलन जो सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, इसको शुरू करने वाले जतरा भगत ही थे। तिलका मांझी के बारे में है कि अंग्रेजों के खिलाफ शहीद होने वाले पहले विद्रोही रहे तिलका मांझी। इन्होंने आपका जो है अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी, ताड़ के पेड़ पर छिप करके बैठ गए थे और तीर से मार करके इन्होंने क्लीवलैंड की हत्या की। बाद में फिर इन्हीं के द्वारा तिलका आंदोलन चलाया गया और तिलका आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका वनचरी जोर था। वनचरी जोर ये भागलपुर का इलाका पड़ता है आपका। बाद में फिर तिलका मांझी को गिरफ्तार करके भागलपुर में आपका जो है फांसी दे दी गई। आज भी वो जगह बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है आपका। ये तिलका मांझी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन था। और तिलका मांझी का जो वास्तविक नाम था वो था जाबरा पहाड़िया। पूछता भी है कि तिलका मांझी का एक्चुअल नेम क्या था, तो तिलका मांझी का एक्चुअल नेम था जाबरा पहाड़िया। तो चलिए आज 30 क्वेश्चन का एक हम लोग का सीरीज 1 था, फतह सीरीज 1 है। इसको हमने 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपके रिवीजन में बहुत काम आएंगे और अपकमिंग एग्जाम जो जेपीएससी या जेएसएससी को होने वाले हैं उसमें डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। और उसी की ओर हम लोगों का एक प्रयास भी है। तो चलिए आपका जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्लास कैसा रहा और इसमें अगर कुछ सुधार का भी सुझाव है तो उसका स्वागत है, हम लोग जरूर उस पर काम करेंगे। चलिए आज के लिए सभी को गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।